तो चलो बच्चों, आज अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन घटकों का हमने अभी अध्ययन किया उसी के अनुसार जनसंख्या की संरचना हम अभी देखेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो आलेख अब हम देखने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में आलेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको आते हैं। अगर आपको आलेख पढ़ना आता है, अध्ययन करना आता है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब हम यहाँ पर आकृति क्रमांक 6.3 यह आलेख देख रहे हैं। ये आलेख लिंग अनुपात का है। लिंग अनुपात का अर्थ ये है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आंकी जाती है। आपको आलेख में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये पता है। इस आलेख में एक्स एक्सिस पर आपको वर्ष दिए हैं और वाई एक्सिस पर लिंग अनुपात। लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर हमने कहा है, इसीलिए लिंग अनुपात वाई एक्सिस पर स्त्रियों की संख्या दी हुई है। ये ध्यान में रखना, ये रेखालेख है। यहाँ आप ब्राज़ील एवं भारत के लिंग अनुपात को आप देख रहे हैं। तत्पश्चात ये लिंग अनुपात क्या है, पुनः एक बार हम आपके समक्ष रख रहे हैं। किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। यहाँ ब्राज़ील और भारत का जो तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, आप ऊपर का अगर आलेख देखते हो तो ये ब्राज़ील का है और नीचे जो है वो भारत का है। अब हम देखेंगे 1961 में जो लिंग अनुपात है वो 1000 और 1000 के मध्य है, यानी 1015, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1015 स्त्रियां 1961 में ब्राज़ील में थी। अगर हम 2001 की बात करते हैं तो देखेंगे 2001 में ब्राज़ील में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 स्त्रियां थी। अब हम यहाँ अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो चलो पुनः एक बार दोनों देशों की जनसंख्या के संदर्भ में कुछ विशेषताओं को देखेंगे। पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये हमने अभी 1961, 2001, 2000 अभी हम 11 भी देखने वाले हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1000 से ऊपर है। ब्राज़ील में वर्ष 2001 के पश्चात यानी बाद में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग, यहाँ अगर आप देखते हो तो लगभग 1080 स्त्रियां ब्राज़ील में हमने देखी है। अर्थात हम यहाँ क्या कहेंगे, ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों से अधिक रही है। हम भारत का अध्ययन अगर करते हैं तो पुनः एक बार एक्स एक्सिस पर क्या है, वर्ष है, वाई एक्सिस पर क्या है, लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कहाँ है, ये स्त्रियों की संख्या दी है, कितने पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 1961 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 स्त्रियां थी। वही 2001 में अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा और कम हुआ दिखाई देता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर भारत में स्त्रियों की संख्या का जो आलेख है, ये आलेख आप अगर देखोगे तो ये ऊपर नीचे हुआ दिखाई देता है। और भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखता है। 1991 के पश्चात यानी बाद में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सरकार उस पर काम कर रही थी, साक्षरता बढ़ा रही थी, स्त्रियों को पढ़ा रही थी। और इसीलिए हम अगर 2011 में देखते हैं
तो पुनः एक बार स्त्रियों की जो संख्या है वो 940 से 943 तक आपको दिखाई देती है। यानी क्या कि भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, परंतु यानी पुरुषों की संख्या अधिक है। और ये जो लिंग अनुपात है, ये लिंग अनुपात धीरे धीरे कम करना होगा। और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत बड़ा उपक्रम भारत में लाया गया है। अब देखो, किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, आप हमें बता सकते हो। लिंग अनुपात यानी क्या? प्रति हजार पुरुष। वेरी गुड। अब हम देखेंगे क्या कारण हो सकता है। स्त्री भ्रूण हत्या, सामाजिक प्रचलन यानी परंपराएं, अंधविश्वास की कई बार ऐसा होता है कि बेटी जो है वो वंश नहीं चलाती है तो इसीलिए बेटा चाहिए, तो कई बार स्त्री भ्रूण हत्या हम देखते हैं। स्त्री साक्षरता में कमी, स्त्रियों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का अभाव, स्त्रियों पर बढ़ता अत्याचार आदि घटक लिंग अनुपात कम होने के कारण हो सकते हैं। बच्चों, ये लिंग अनुपात का रेखालेख हमने देखा। अब हम जा रहे हैं आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड का अर्थ क्या है ये अब पहले हम आपको समझाते हैं। कहते हैं एज एंड सेक्स पिरामिड। इसमें आपको देखना ये पिरामिड है। इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, ऊपर ब्राज़ील है, नीचे भारत है। 2016 का ये डाटा है। ब्राज़ील में IGBE अर्थात ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स के जरिए ये डाटा मिला है। और भारत में आप सभी जानते हो कि सेंसस वर्क होता है, जिसके अनुसार ये डाटा हमें मिला हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्स एक्सिस पर आपको जनसंख्या प्रतिशत दिया है। ये जनसंख्या क्या है? स्त्री और पुरुष। इसमें वाई एक्सिस में आप देखोगे तो 0 से 4, 5 से 9 ऐसा करते करते 100 साल तक ये आपको आयु समूह, आयु यानी एज, आयु समूह आपको दिया है। यहाँ 2 रंग आपको दिखाई देते हैं। एक पिंक कलर जो है ये स्त्रियों का आयु समूह है और ब्लू जो है वो पुरुषों का आयु समूह है। अब यहाँ देखेंगे ये आलेख आपको थोड़ा सा भिन्न लग रहा है, क्योंकि ये आलेख जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहा गया है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि देश के विभिन्न आयु समूह, आयु यानी जिसको आप उम्र कहते हो, कि हर उम्र के नवजात शिशु यानी 0 से लेकर 100 साल तक के पुरुष या 100 साल तक की स्त्रियों की संख्या अथवा प्रतिशत हम जान सकते हैं। और इसीलिए इसी से हमें पता चलता है कि उस देश में बच्चे, युवा और वृद्धों का अनुपात कितना है। बच्चों, इस आलेख को हम पहले ब्राज़ील का आलेख देखेंगे। ब्राज़ील का आलेख देखते समय आप आपके अगर दाहिनी ओर जाते हैं तो 0, 2, 4, 6% दिया है। उसी प्रकार से पुरुषों में भी 2, 4, 6% दिया है। परंतु आप अगर यहाँ देखोगे तो 14 साल से लेकर 40 साल का अगर पुरुषों की का प्रतिशत या आयु आप समूह देखोगे तो ये 4% से कम है। 4% से कम है। स्त्रियों के संदर्भ में भी यही नियम यहाँ लागू होता है, यानी यहाँ पर निर्भर या कार्यकुशल जनसंख्या कम है। यहाँ पर 4% से कम है, यानी कार्यकुशल जनसंख्या कम है। अगर भारत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो 0 से लेकर 13 साल के उम्र तक यहाँ पर केवल और केवल 35% है। फिर अगर हम 60 से ऊपर अगर जाते हैं तो केवल 6% है पुरुष और स्त्रियां, यानी क्या 14 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक जिसे हम कार्यक्षम जनसंख्या कहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और इसीलिए भारत जो है यहाँ पर भारत ब्राज़ील से आगे है। यानी क्या
कि उपरोक्त आलेख से हमें यह पता चलता है कि दोनों देशों में युवाओं की संख्या अधिक तो है, परंतु भारत में ब्राजील की अपेक्षा बच्चों का प्रतिशत अधिक है, जबकि ब्राजील में 80 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत भारत की तुलना में अधिक है और इसीलिए जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं है। भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है और इसीलिए हम भारत को युवाओं का देश कहते हैं, क्योंकि ये जो युवा है ये कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट माना जाता है। भारत युवाओं का देश है, जबकि ब्राजील में वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है। हम जनसंख्या वृद्धि की दर की ओर जा रहे। देखो बेटा, जनसंख्या वृद्धि की ओर, यानी जहाँ पर जनसंख्या हमारी भारत की बढ़ रही है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही, भारत में जनसंख्या की दर जो है यहाँ हम देखने वाले हैं। ये भी कौन सा आलेख है? वेरी गुड, ये भी रेखालेख है, लाइन ग्राफ है। यहाँ पर फिर एक बार एक्स एक्सिस पर वर्ष है और वाई एक्सिस पर जनसंख्या वृद्धि की दर दिखाई देती है। ये आलेख ब्राजील और भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है, पर इस आलेख में अगर हम देखते हैं तो ब्राजील का आलेख अगर आप ऊपर का देखेंगे तो रेखा जो है ये नीचे की ओर आ रही है और भारत में रेखा नीचे की ओर आ रही है, लेकिन वो बहुत धीमी गति से आ रही है। देखिए, ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है। काफ़ी कम हो गई है का अर्थ क्या है? देखो बेटा कि 1960 में जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर 3% थी, वहीं पर अगर 2001 में हम आते हैं तो वो 0.5% हो रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि की दर एकदम कम होती हुई नजर आ रही है। परंतु भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ये थोड़ा वक्र है, यानी थोड़ा नीचे आ रहा है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। 18 करोड़। और इसका हमने अभी देखा है कि 2011 में किस प्रकार से जनसंख्या थी और 2020 में अक्टूबर महीने में हमने जो देखी है तो उसमें काफ़ी फर्क आया हुआ है, यानी ये जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वृद्धि की दर कम हो रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1971 अगर हम देखते हैं तो ये रेखा थोड़ी ऊपर हो गई है और फिर 1971 के पश्चात ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, लेकिन बहुत ही मंद गति से आ रही है। उसके बाद ये स्थिर हुई। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। ब्राजील के आलेख का निरीक्षण करो तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले 2 दशकों में ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना कम है। क्यों कम है? हाल ही में हमने जो पिरामिड देखा उसमें हमने देखा कि ब्राजील वृद्धत्व की ओर जा रहा है। यहाँ पर वृद्धों की संख्या अधिक पाई जा रही है। अब हम औसत जीवन प्रत्याशा देखेंगे। अत्यंत सरल भाषा में भी ये जो आलेख है ये भी रेखालेख है। एक्स एक्सिस पर वर्ष है और वाई एक्सिस पर आपको दिया है औसत जीवन प्रत्याशा। ये हम अभी आपको समझा रहे हैं। ये आलेख भी ब्राजील और भारत में औसत जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। लेकिन आपके मन में बात आई होगी, ये औसत जीवन प्रत्याशा क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है। बहुत सरल भाषा में हमने बताया कि किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है, यानी इसका अर्थ यह है कि हम कितने वर्ष तक, यानी औसतन एवरेज हमारा एज कितना है, ये यहाँ पर दिखाया जा सकता है। जैसे 1960 में ब्राजील का औसत जो था वो कितना था? देखो 54, यानी 54 वर्ष तक लोग जी सकते थे वहाँ पर। धीरे धीरे ये बढ़कर 2016 में ये
75 औसत जीवन प्रत्याशा, यानी हमने अभी आपको बताया है कि ब्राजील वृद्धत्व की ओर जा रहा है। तत्पश्चात हम अगर भारत का देखेंगे तो देखो 1960 में 41 वर्ष आयु वो एवरेज एज था, लेकिन 2016 में ये 68 वर्ष औसत 68 वर्ष हुआ। और 2020 में अगर हम कहेंगे, वो भी हम बता रहे हैं आपको कि आज अगर भारत के व्यक्ति कितने वर्ष तक औसतन जी सकता है, तो वो है 69.73, यानी 69.73, यानी लगभग 70 साल तक। यानी अर्थात किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। वो क्यों है? क्योंकि देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति एवं पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। कि आपके पास अगर सेहत है, आपके पास खाने की अच्छी सी चीज़ें हैं जिसके कारण आप कैलोरीज है, फैट्स है, कैल्शियम है, आपको विटामिन्स मिल रहे हैं, अगर डॉक्टर यानी चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति हुई है तो निश्चित रूप से एवरेज एज बढ़ सकता है। विकासशील देशों में अभी भी औसत प्रत्याशा कम है। विकासशील देश यानी भारत, ब्राजील हम देख ही रहे, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तभी तो हम देख रहे हैं कि जो विकसित देश है, जैसे जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा अधिक पाई जाती है और हमारे भी देश में विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। प्रश्न है कि क्या जीवन प्रत्याशा में वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि का सहसंबंध होता है? तो हम यही कहेंगे कि हाँ, सहसंबंध होता है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उचित रूप में उपलब्ध होना, पोषक आहार, जीवनावश्यक वस्तुओं की सहज उपलब्धता होना, अन्य सुधारों के कारण मृत्यु दर में कमी आती है और उसके कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने और देश में जन्म दर के बढ़ने पर निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ेगी, परंतु ये जनसंख्या कैसी रहेगी? जीवन प्रत्याशा उनकी औसतन जीवन प्रत्याशा अधिक रहेगी। और हमने पहले ही कहा है कि जनसंख्या एक संसाधन है और जितने अच्छे और जितनी सुदृढ़ जनसंख्या होगी, जितनी साक्षर जनसंख्या होगी, देश का विकास भी उतना ही अधिक होगा। सबसे महत्वपूर्ण साक्षरता, जिसके लिए हमने अभी अभी आपसे बात की कि जिस देश में साक्षरता का प्रमाण अधिक है, साक्षरता का प्रमाण अधिक है, वो देश निश्चित रूप से विकसित माना जाता है। साक्षरता कैसे देखी जाती है? तो यहाँ पर हम आलेख पुनः एक बार देखेंगे। यही रेखालेख है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वर्ष है और वाई एक्सिस पर आपको साक्षरता का प्रमाण दिया हुआ है। अब देखेंगे आप, अगर ब्राजील में साक्षरता का प्रमाण अगर हम देखते हैं तो 1981 में लगभग यहाँ पर 74.6% लोग साक्षर थे। वहीं 2016 में 92.6% यानी 92.6% लोग यहाँ पर साक्षर थे। अब हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि भारत में 1981 में जहाँ पर 40.8% लोग ही साक्षर थे, वहीं पर अगर हम देखते हैं तो 2016 में लगभग 72.2 यानी 72.2% लोग साक्षर थे। अब आप अगर दोनों देशों की तुलना करोगे तो ब्राजील में जनसंख्या कम होने के कारण के साथ साथ वहाँ पर साक्षरता का प्रमाण अधिक है। भारत में शायद जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ साक्षरता का प्रमाण कम क्यों है, ये हम भी देखना चाहेंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आज भी या आज तो 2020 में अगर हम साक्षरता का प्रमाण हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आज देश में हम शहरी भाग में 87% है, तो ग्रामीण भागों में
73% लोग साक्षर देखते हैं और पूर्ण भारत में 2020 में ये प्रमाण केवल 77.27% है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या कारण हो सकता है। आज भी लोग अंधविश्वास पर चल रहे हैं या आज भी लोग स्त्री और पुरुषों में कहीं ना कहीं विषमता या अंतर देखते हैं। क्या यहाँ के लोग आज भी पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें आपको सोचनी है और आपको साक्षरता का प्रमाण हम कैसे बढ़ाएंगे इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब बच्चों हम द्वैत रंग के प्रश्न देखेंगे। किस देश का लिंगानुपात अधिक है? निश्चित रूप से ब्राजील देश का लिंगानुपात अधिक है। किस देश में साक्षरता का दर अधिक है? पुनः एक बार है, ब्राजील में साक्षरता का दर अधिक है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है? भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। किस देश में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है? पुनः एक बार वही है, ब्राजील देश में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है। और किस देश में वृद्धों का प्रमाण अधिक है? पुनः एक बार है, ब्राजील में वृद्धों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल यही कहेंगे कि दोनों ये जो जनसंख्या पाठ है, दोनों विभाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या पर आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न जो है, ये प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।